हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आइए, आपका अध्याय समांतर श्रेणियों में हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणियों के प्रथम n पदों का योग। किसी एपी के प्रथम n पदों का योग Sn निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता है। Sn बराबर n/2 गुना 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। यदि n पदों वाली AP का अंतिम पद L है तो इसके सभी पदों का योग निम्नलिखित सूत्र से भी प्राप्त किया जा सकता है। Sn बराबर n/2 गुना a प्लस L। कभी कभी Sn को S से भी व्यक्त किया जाता है। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। हम वो सूत्र इस्तेमाल करके हम इसको हल करेंगे। प्रथम 1000 धन पूर्णांक और दूसरा है प्रथम n धन पूर्णांक। पहला देखिए, मान लीजिए s बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 अर्थात प्लस 1000 है। AP के प्रथम n पदों के योग के सूत्र Sn बराबर n/2 गुना a प्लस L का प्रयोग करने पर हमें प्राप्त होता है S 1000 बराबर 1000/2 गुना 1 प्लस 1000, जिसको हम हल करके 500 गुना 1001 को हम लिख पाएंगे 5,500,000। अतः प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग 5,500,000 है। आइए अब अगला देखते हैं। अगला भाग है, मान लीजिए Sn बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n। यहाँ a है 1 प्रथम पद और अंतिम पद L जिसको हम n ले रहे हैं। अतः Sn बराबर होगा n गुना 1 प्लस n/2 या Sn बराबर होगा n गुना n प्लस 1/2। इस प्रकार प्रथम n धन पूर्णांकों का योग सूत्र Sn बराबर n गुना n प्लस 1/2 से प्राप्त किया जाता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए। प्रथम भाग, प्रथम वर्ष में उत्पादन। दूसरा, 10वें वर्ष में उत्पादन। तीसरा, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। इसका हल देखते हैं। प्रथम भाग का, चूंकि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, इसलिए पहले, दूसरे और तीसरे वर्षों में उत्पादित टीवी सेटों की संख्या एक AP में होगी। आइए nवें वर्ष में उत्पादित टीवी सेटों की संख्या को AN से व्यक्त करें। अतः A3 हमें दे रखा है 600 और A7 दे रखा है 700, जिसको हम लिख पाएंगे A प्लस 2D बराबर 600 और A प्लस 6D बराबर 700। अब इन दोनों को हम हल करते हैं। देखिए, A प्लस 6D बराबर 700 और A प्लस 2D बराबर 600। अगर हम इनको घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है? 4D बराबर 100। इसका मतलब D कितना आ जाएगा? 100/4 यानी 25। तो इसमें हल करने पर हमें D आया 25 और उसका मान यहाँ पे रखेंगे A प्लस 2D में, तो हमें A आ जाएगा 550। अतः प्रथम वर्ष में उत्पादित टीवी सेटों की संख्या 550 है। अब A10 हमें दे रखा है A प्लस 9D हो जाएगा, जो बराबर है 550 प्लस 9 गुना 25, जिसको हम हल करने पर पाएंगे 775। अतः 10वें वर्ष में उत्पादित टीवी सेटों की संख्या 775 है। तीसरा भाग देखते हैं। S7 हमें दिया है 7/2 गुना 2 गुना 550 प्लस 7 माइनस 1 गुना 25, जिसको हल करके हम पाते हैं 7/2 गुना 1100 प्लस 150, जिसको हल करके हमें मिला 4375। अतः प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादित हुए सभी टीवी सेटों की संख्या
4375 है। आइए, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? हमें प्रथम पद दिया हुआ है 17 और an दिया हुआ है 350 और सार्व अंतर है 9। हमारे पास सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। इसमें हम an का मान रखते हैं 350, a का मान रखते हैं 17 और n माइनस 1 गुना 9। इसको हल करके हम पाते हैं 350 बराबर 8 प्लस 9n। n बराबर होगा 342 बटा 9, जिसको हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 38। AP का n पदों तक का योग Sn बराबर n बटा 2 गुना a प्लस an द्वारा प्राप्त होता है। इसमें हम S38 बराबर 38 बटा 2 गुना 17 प्लस 350 मान रखने पर हम प्राप्त करते हैं 19 गुना 367, जो हमें मिलेगा 6973। अतः इसमें 38 पद हैं और इसका योग 3973 है। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d है 7 और 22वां पद 149 है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? S22 निकालना है और हमें सार्व अंतर दे रखा है 7 और हमें A22 भी दे रखा है 149। इसका मतलब A प्लस 21D है 149। अब देखिए, हमने D का मान रखा बच्चों, तो क्या मिला हमें? 7 से गुणा कर देते हैं। ये हम D का A का मान निकालेंगे, हमें मिलेगा 2। प्रथम पद है 2। अब हमें प्रथम पद पता है और हमें सार्वंतर भी पता है और हमें निकालना क्या है? S22। फॉर्मूला लगा लेते हैं। 2a, a कितना आया था? 2 प्लस 22 माइनस 1 गुना d, d कितना है? 7। तो ये हो जाएगा 11, 2 दूनी 4 प्लस 21 को 7 से गुना कर देंगे। चार प्लस ये आप पाएंगे 11 को 151। अब इसको हम गुना कर देते हैं। एक 1661। इस प्रकार हमें S22 का मान प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। इसका मतलब A3 18 है और A2 14 है और n हमें दिया हुआ है 51। हमारे पास ये सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। इसमें हम लिखेंगे A2 बराबर a प्लस 2 माइनस 1 गुना d, जो हो जाएगा 14 बराबर a प्लस d। इससे हम a का मान निकालेंगे 14 माइनस d। इसको हम प्रथम समीकरण ले लेते हैं और A3 कितना है? a प्लस 3 माइनस 1 गुना d, जिसको हम लिख पाएंगे 18 बराबर a प्लस 2d। समीकरण 1 से a का मान रखने पर हमें प्राप्त होता है 18 बराबर 14 माइनस d। देखिए 14 माइनस d हमने a के स्थान पे रखा प्लस 2d। इस प्रकार हमें d का मान मिला 4। ठीक है, अब आगे देखते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर हमें a का मान मिलेगा 14 माइनस 4, जो बराबर है 10 के। AP का n पदों तक का योग का हमारे पास सूत्र है Sn बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। इसमें हम
मान रख देते हैं। 51/2 गुना 2 गुना 10 प्लस 51 माइनस 1 गुना 4, जो बराबर होगा 51/2 गुना 220। इसको हल करने पर हम पाएंगे, ये देखिए 2 से हम इसको काट देंगे तो 110 मिलेगा और इसको गुना करके हमें मिलेगा 5610। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न करते हैं। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ये देखिए 0 और 50 के बीच, इसका मतलब पहली संख्या 1, 3, 5, 7, इस प्रकार से आखिरी संख्या हमारी होनी चाहिए 49। ठीक है, तो हमें इनका योग निकालना है। पहले हम देखते हैं हमारे पास A क्या है बच्चों, प्रथम पद 1, और D क्या है, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, और हमें AN भी पता है, कितना है 49। अब इससे हम पहले N निकाल लेते हैं। वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, A प्लस N माइनस 1 गुना D। 49 बराबर 1 प्लस N माइनस 1 गुना 2, ये हो जाएगा 1। हम इधर ले आते हैं तो हमें मिलेगा N माइनस 1 गुना 2। 48 को 2 से भाग कर देंगे क्योंकि यहाँ पे गुना है, तो हमें मिल जाएगा 24 बराबर N माइनस 1। इसका मतलब N हो गया हमारे पास 25। ठीक है, अब हम निकालेंगे S25। ठीक है, 25/2, 2A, A क्या था हमारे पास 1, है ना, प्लस N माइनस 1, 25 माइनस 1 गुना D, D कितना है 2। अब देखिए 25/2, ये हो गया 2 प्लस 24 को 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 48। 48 और 2 कितना हो गया 50, तो 25/2 गुना 50, इसको हम काट देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 25 गुना 25 हो गया 625। समझ में आया बच्चों? अगला प्रश्न करें। चलिए, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है? आइए बच्चों, इसका हल देख लेते हैं। हमारे पास प्रथम पद क्या होगा 200 रुपये, और सार्वंतर कितना होगा 50 रुपये, क्योंकि 50 रुपये हर महीने बढ़ रहा है उसका विलंब होने के कारण, और n कितना है 30। हमें 30 दिन का पता लगाना है कि कितना उसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो S 30 कितना होगा, 30/2 गुना 2A प्लस 30 माइनस 1 गुना D। 30/2 कितना हुआ 15, तो 2 गुना 200 प्लस 29 गुना 50, ये हो जाएगा 15 गुना 400 प्लस 1450, जिसको हल करने पर हम पाएंगे 15 गुना 1850, जो होगा 27,750 के बराबर। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। किसी स्कूल में विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए S 7 हमें दे रखा है बच्चों, कितना 700 रुपये। ठीक है, और हमें सार्वंतर कैसे पता चलेगा? सार्वंतर देखिए राशि कितनी कम होती जा रही है हर पुरस्कार में,
₹20, तो -20 ले लेते हैं। और हमें कितने नगद पुरस्कार हैं? 7। ठीक है, तो हम इसमें सूत्र लगाते हैं 7/2 2a। अब a को हम ले लेते हैं, x ले लेते हैं, प्रथम पद को x ले लेते हैं, प्लस 7 - 1 गुना d कितना हुआ? -20। देखिए 7/2 ये हो गया 2x, ये हमें 700 पता है, और प्लस 6 को हम -20 से गुना करेंगे, तो हमें यहाँ देखिए 2 से भाग हो रहा है, इधर जाने पर गुना हो जाएगा और 7 से हम भाग दे देंगे, और ये हमारे पास बचेगा 2x - 120। अब देखिए 7 से इसको काट देते हैं, कितना हुआ? 200 में 120 हम इधर ले आए, हमें मिला 2x। इसका मतलब 320 को अगर हम 2 से भाग कर दें तो 160। प्रथम पद हुआ 160। हमें क्या पता लगाना था? प्रत्येक पुरस्कार का मान। इसका मतलब जो पहला हमारा पुरस्कार है वो कितना होगा? 160 रुपये, और दूसरा होगा 20 रुपये कम, तो 140। तीसरा और 20 रुपये कम कर दीजिए, 120। चौथा हो जाएगा 100 रुपये, पाँचवा हो जाएगा 80 रुपये, और छठा इसी प्रकार हो जाएगा 60 रुपये, और सातवां हो जाएगा 40 रुपये। अब आप इसको जोड़ के देख लीजिए, ये कितना आएगा? हमें आना चाहिए 700 रुपये। देखिए ये 100 रुपये, ये 200 रुपये, और इसको आप जोड़िए, हाँ बिल्कुल 700 रुपये आ गया। समझ में आ गया? ठीक है, अगला प्रश्न करें। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12वीं तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करनी है ना? प्यारा प्रश्न। आइए इसको हल करते हैं। हमारे पास 12 क्लासेस हैं, तो 12 कक्षाओं के हिसाब से पहली कक्षा में पेड़ 1 लगेगा, और दूसरी कक्षा में 2, और तीसरी कक्षा में 3। लेकिन एक आपने ध्यान से पढ़ा होगा प्रश्न, हर एक कक्षा के अनुभाग कितने हैं? 3। इसका मतलब आप इनको 3 से गुना कर लीजिए, तो हमारी एपी क्या बन जाएगी? 3, 6, 9, इस प्रकार। अब कक्षा 12वीं, 12 को 3 से गुना कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 36। हमें पता लगाना है कितने पेड़ विद्यालय में लगाए बच्चों ने। ठीक है, तो S12 निकालते हैं हम। 12/2 2a, प्रथम पद कितना है? 3, प्लस 12 - 1 गुना, अब देखिए d कितना होगा? दूसरे पद में से पहला पद घटा लेंगे, 3 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 6, 11 को 3 से गुना कर देंगे, 33, और इस प्रकार हम इसकी गुना करके हम पाएंगे 9 × 6 = 54, 223।
इस प्रकार कुल कितने पेड़ लगाए विद्यार्थियों ने? 234 पेड़ लगाए। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल स्पाइरल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? यहाँ हम पाई बराबर 22/7 लेंगे। ठीक है, अगले पेज पे देखते हैं इसका हल। R1 कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। R2 कितना है? 1 सेंटीमीटर। R3 कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। तो प्रथम पद हमारे पास कितना हुआ? 0.5 सेंटीमीटर। और सारवंतर कितना हुआ बच्चों? 1 सेंटीमीटर से हम 0.5 घटा देंगे तो 0.5 सेंटीमीटर हो गया। सर्पिल की कुल लंबाई बराबर होगी 13 क्रमागत अर्धवृत्त को लेकर के। तो पाई R1 पाई प्लस R2 प्लस पाई R3 प्लस पाई R13 तक हम जोड़ेंगे। आप देख रहे हैं कि पाई कॉमन है, तो हमने पाई को बाहर ले लिया। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R13 तक हम लेंगे। पाई कॉमन बाहर लिया और R1 हमारे पास कितना था? 0.5, फिर 1.5 प्लस 13 टर्म तक हम लेंगे इस प्रकार। तो पाई से हमने गुना किया 13/2 गुना 2 गुना 0.5 प्लस 13 माइनस 1 गुना 0.5। तो ये हो गया पाई को हमने गुना किया 13/2 गुना 1 प्लस 12 गुना 0.5, ये हो जाएगा 6। 12 को अगर हम 0.5 से गुना करते हैं ये 6 हो जाएगा। 6 में 1 जोड़ा 7 हो गया। तो पाई गुना 13/2 गुना 7 बराबर होगा 22/7 गुना 13/2 गुना 7। अब देखिए हम यहाँ पे 7 और ये 7 कट जाएगा और 22 को 13 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 143 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये हमें पता लगाना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने हैं? 20 लट्ठे, और उससे अगली पंक्ति में 19 और उससे अगली में 18। इसका मतलब प्रथम पद हमारे पास कितना हो गया ये हमें पता लगाना है। ऊपर सबसे ऊपर लट्ठे कितने हैं? an हमें दे रखा है 20 और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमने फार्मूला लगाया। तो a प्लस n हमें मिलेगा 20 प्लस 1 जो हुआ 21। तो a प्लस n हो गया 21। इसको हम आगे देखते हैं। Sn बराबर है n/2 गुना a प्लस an। ये सूत्र लगा लेते हैं। 200 बराबर है n/2 गुना a प्लस an। ये हमें 200 को 2 से गुना किया, 400 बराबर n गुना a प्लस 20। अब देखिए ये हमें पास होगा na प्लस 20n बराबर 400। क्योंकि हमने a प्लस n को 21 लिया है तो हम यहाँ पे a के स्थान पे 21 माइनस n रख लेते हैं और प्लस 20n बराबर होगा 400। इस प्रकार हमें एक द्विघात समीकरण मिलेगी 21n माइनस n की घात 2 प्लस 20n बराबर है 400, जिसको हम हल करके पाएंगे n की घात 2 माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। आप देखिए हमने यहाँ पे इसको 2 भाग में बांटा। n की घात 2 माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? n गुना n माइनस 25, यहाँ पे 16 कॉमन है तो 16 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? n माइनस 25 बराबर 0। इस प्रकार हमारे पास n माइनस 25 और n माइनस 16
दो हमारे पास आए बराबर 0 के, या तो n बराबर होगा 16 या n बराबर होगा 25। अब हमें देखना है n अगर हम 16 लेते हैं तो हमारे पास कितने लट्ठे आते हैं सबसे ऊपर पंक्ति में। अगर हम 16 लेते हैं, जब n बराबर 16 है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 20 है, तो a प्लस 16 माइनस 1 गुना डी बराबर होगा 20, या a प्लस 15 डी बराबर है 20। इसका मतलब a प्लस 15 गुना 1 बराबर होगा 20, और इस प्रकार प्रथम पद सबसे ऊपर कितने आएंगे हमारे पास, a बराबर 20 माइनस 15 जो है 5। अगर हम 25 लेते हैं तब देखिए क्या होता है, a प्लस 25 माइनस 1 गुना डी बराबर है 20, a प्लस 24 गुना 1 बराबर है 20, और a हम निकालेंगे तो उसका मान आएगा -4। क्या ये संभव है? क्या हमारे पास -4 लट्ठे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये हम लिखेंगे ये संभव नहीं है। इस प्रकार ये 200 लट्ठे 16 पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। समझ में आया बच्चों? चलिए अब हम गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न, दिव्या ने 1000 रुपये 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा कराए। क्या प्रथम वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन एक एपी बनाते हैं? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। दूसरा प्रश्न है, ऐसी प्रथम 7 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 2 का गुणज है और 9 का भी गुणज है। प्रश्न 3, किसी एपी में यदि Sn बराबर n गुना 4n प्लस 1 है तो एपी ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न, यास्मीन पहले महीने में 32 रुपये की बचत करती है, दूसरे महीने में 36 रुपये की बचत करती है तथा तीसरे महीने में 40 रुपये की बचत करती है। यदि वह इसी प्रकार बचत करती रहे तो कितने महीने में वह 2000 रुपये की बचत कर लेगी? ये आपको प्रश्न हल करने हैं गृह कार्य में। आइए अब सारांश देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा आज? किसी एपी के प्रथम n पदों का योग Sn निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता है। Sn बराबर n/2 गुना 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। और हमने ये भी पढ़ा, यदि n पदों वाली एपी का अंतिम पद l है तो इसके सभी पदों का योग निम्नलिखित सूत्र से भी प्राप्त किया जा सकता है। Sn बराबर n/2 गुना a प्लस l। कभी कभी Sn को s से भी व्यक्त किया जाता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। खूब अभ्यास कीजिए, सरल बन जाएगा। धन्यवाद।